में पटाखों कौन से हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि पटाखे फोड़ने से ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं? इसलिए जो हमने 2004 तक देखी है, जिसमें ब्रायन लारा होते थे, चंद्रपॉल होते थे, सारवान होते थे, क्रिस गेल होते थे। ये वेस्ट इंडीज है, ये वेस्ट इंडीज लीग बस आप क्लियर रहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं और थोड़ा रिसर्च आप कीजिए। बट जैसे आप रियल लिखते हो वो कैसे, मतलब क्या सोचना बहुत अच्छा पड़ता है उसके लिए, कैसे मतलब रिसर्च करना? अगर आप नॉर्मल हाउसवाइफ है तो अपने बच्चों को भी हैंडल करिए, अपने पति को हैंडल करिए कुछ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही लोगों के पॉडकास्ट करे हैं और बहुत सारे अच्छे लोग मिले हमें। हर कहानी, हर पॉडकास्ट हमें बहुत सारी सीख दे के जाता है। एंड आज जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला हूं वो एक जानी मानी हस्ती हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ ऑलमोस्ट 4 एपिसोड शूट करे एंड आज ये इनका नेक्स्ट एपिसोड है। एंड हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है जो हम लोगों को नहीं पता चलती है। और आज भी बहुत सारे कई खुलासे होने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, और कुछ बुक्स के बारे में एक नई और सीख मिलेगी जो बहुत हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो अगेन। विभोर सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन सच अ शॉर्ट नोटिस। एंड बहुत ही मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे फिर से यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे शो में। एंड सर आज बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हाल ही में अभी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, तो उसके लिए अगर आपकी राय में कुछ पूछूं कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द वुमेन क्रिकेट टीम, मतलब इट्स अ डिसमल शो फ्रॉम अ वुमेन क्रिकेट टीम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशियन टीम्स के अलावा भी हमारी वुमेन टीम दूसरी टीम्स को भी हराएगी, जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। हम देखते हैं कि वही रिपीटेटिव मिस्टेक्स होती है, फील्डिंग लैप्सेस होते हैं या जो भी या हम टर्म स्पिनर को नहीं खेल पाते हैं वहाँ की हमारी वुमेन, और अग्रेसिव इंटेंट नहीं है। मतलब एट विल जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एट विल छक्के मारते हैं, जैसे आपने कल देखा इलीसा हिली। हाँ। वो हमें मार कम रही थी, घसीट बहुत ज़्यादा रही थी। तो एक्चुअली एग्रेसिव इंटेंट नहीं था, फील्डिंग लैप्सेस थे। हम टांगों पे बॉल कर रहे थे, हम उनकी स्ट्रेंथ पे उनको बॉल कर रहे थे। उनको हमने बॉलिंग भी टाइट थी कि हम मतलब 3 मैचों से हम 50 ओवर्स लगातार बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। कल जो पिच थी ना, कल की पिच 400 डिमांड करी थी। 400 नहीं बनते तो 360 तक तो आप जाते। 330 आपने बनाए और 7 बॉलें आपने ज़ाया कर दी। 7 बॉलों में आप आज के डेट में अगर देखोगे तो 20 रन आराम से बन जाते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में। पर हमारी टीम से नहीं हुआ एक्चुअली। हमारे जो है ये विमेंस क्रिकेट टीम ये इक्वल पे की डिमांड करते हैं, ये WPL के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये रेक्सोना के ऐड में आना चाहते हैं, रेक्सोना का ऐड करते हैं। पर परफॉर्मेंस जब होती है तो परफॉर्मेंस इनका कहाँ है? आप मेल के बराबर आना चाहते हो, ठीक है, आप इक्वल पे करना चाहते हो, ठीक है, पर आपकी परफॉर्मेंस भी बोलनी चाहिए ना। अगर कल को अगर मेरी बेटी हो गई, वो अगर आपकी तरफ देखेगी तो आपकी लॉरेल्स देखेगी ना कि हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना ने अचीव क्या किया है क्रिकेट की फील्ड में। तो अगर वो वर्ल्ड कप विनर होगी तभी तो वो देखेगी कि मैं क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ूंगी या कुछ ऐसा होगा। देन इससे तो अच्छा हमें उन वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए जो एक्चुअली स्पोर्ट्स में लॉरल लाती है, जैसे मनु भाकर है, मीराबाई चानू है, PV सिंधु है, या अवनी लखेरा है जो पैरालंपिक शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ऐसे लोगों को हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। ये लीग सुपरस्टार्स जो हैं, जो हरमनप्रीत की जर्सीज पहन के आ जाते हैं, जो कहते हैं कि हमें आधा फैन नहीं हमें पूरा फैन चाहिए, तो तुम परफॉर्मेंस दोगे तभी तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। परफॉर्मेंस तुम्हारी 0 है। तुम एलिसा हीली की बैटिंग के सामने डड्डू बन जाते हो,
तुम किम कार्थ को फेस नहीं कर पाते हो, तुम बैटिंग नहीं कर पाते हो, तो इसका क्या फायदा? हाँ, कमी रह रही है आपके हिसाब से? मुझे लगता है इंटेंट की कमी है एंड फील्डिंग लैप्सेस हो रहे हैं। और मैंने आज तक किसी भी टीम में नहीं देखा कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। आपके पास ओडीआई क्रिकेट में 6 या 7 बॉलिंग ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि 5 बॉलर्स में से किसी का दिन खराब जाए तो बैकअप बॉलर्स हो सकते हैं। जैसे इंडियन मेंस टीम में था कि मेन बॉलर्स थे, पर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या सुरेश रैना या युवराज सिंह बॉलिंग कर लेते थे एंड दे वर गुड बॉलर्स ऑल्सो। तो इसी के तर्ज पे अगर विमेंस क्रिकेट टीम का चुनाव होता ना तो अच्छा रहता। अब जैसे देखिए अमनजोत कौर एक बॉलर है, वो बॉलर है कि बैट्समैन है मुझे पता नहीं, 8 नंबर पे बैटिंग करनी आती है, उनसे बैटिंग होती ही नहीं है। उन्होंने कल शुरुआत में इतना पिटी और फिर जब मैच को एक्साइटिंग बनाने के लिए उन्होंने 2 विकेट ले ली। वो तो हमारी खुशकिस्मत है एलिस पेरी की इंजरी हो गई, वरना तो जो हाल एलिस से हिली करी थी, मुझे तो लग रहा था कि 35वें ओवर में ही गेम डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो हमें थोड़ा इनको वेकअप कॉल देना चाहिए कि भाई WPL के सुपरस्टार्स बनने से कुछ नहीं होगा। लॉरल अगर जिस दिन लाओगे तभी तुम्हें देश फॉलो करेगा कि भाई वुमेन क्रिकेट में कुछ है, वरना तो लड़कियां मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन को ही फॉलो करेंगी और क्यों ना करें। और वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और उनकी स्ट्रगल आपसे कहीं ज़्यादा है। मैंने साइना नेहवाल को सुना था कि उनको टूर्स में जाने के लिए ना, जो उनकी सीरीजेस होती है, जो उनके चैंपियनशिप्स होते हैं, उनको खुद स्पॉन्सरशिप के लिए इकट्ठा करना पड़ता है। नो हेल्प फ्रॉम फेडरेशन। अच्छा, हाँ, बल्कि बहुत बड़ा नाम है साइना नेहवाल। हाँ, तो आप सोचिए कि आप कितना प्रिविलेज हो, आपको बीसीसीआई हेल्प कर रही है, आपको इक्वल पे भी चाहिए। बात वही है कि जब आदमी के पास ना सब कुछ हो तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको रिलैक्स नहीं होना है। आपके साथ फैंस हैं, पर फैंस की आप प्यार को आप परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके दिखाइए। आप लॉरल जीत के लाइए इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सी वुमेन है जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही है? कोई एक जो आपको लगता हो कि हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और अचीव भी किया है? मुझे लगता है कि मीराबाई चानू, अगर मैं एक का नाम बोलूँ, वैसे तो नाम बहुत सारे हैं पर मीराबाई चानू के बहुत हैं, क्योंकि 2016 में आई थिंक वो उनका पहला ओलंपिक्स था, वो कुछ डिस्क्वालीफाई हो गई थी, फिर जाके उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल पाया था। अच्छा। एंड विभोर सर की जैसे आजकल आप देख रहे हो कि वुमेन्स की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट भी होती है कभी कभी और मोटिवेट भी होती है। और आजकल तो इतने लॉज भी हो चुके हैं वुमेन्स को लेकर, जो उनके पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, और ज़्यादातर तो पक्ष में ही है। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में क्या आप कहना चाहोगे कि क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वुमेन को मतलब बराबर अगर चाहिए तो बराबर परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम फेमिनिज्म को करते करते इक्वालिटी को बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म से बचना चाहिए। आपको ऑन द ग्राउंड चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। अब जैसे ये है, अब जैसे स्पोर्ट्स का ही देख लो, इतने सारे फीमेल रेसलर्स हैं, उनको वो मेडल जीतती है, देश का सम्मान बढ़ती है, पर उनको कभी इतनी फंडिंग नहीं मिलती है जितनी क्रिकेटर्स को मिलती है। हाँ। तो उनका मेंटल हेल्थ का टोल क्या होगा, उनका मेंटल हेल्थ का टोल क्या है आप समझ नहीं सकते। वुमेन्स क्रिकेट का ये है कि अगर एक वर्ल्ड कप खराब भी जाएगा तो ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, पूछताछ होगी पर ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी। फिर WPL आ जाएगा, फिर कोई फ्रेंचाइजी से कोई परफॉर्मेंस दे देगा, सब लोग चुप हो जाएंगे। पर हमें इस जहर से निकलना पड़ेगा कि हम बायलैटरल और WPL की वर्शिपिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हमें नाउ अकाउंटेबल करना पड़ेगा कि वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी चेंजेस हो, ताकि हमारी वुमेन भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की तरह लॉयल जीते। ऑस्ट्रेलिया ने जो 7 बार जीता है, उन्होंने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही है और हमारी टीम नहीं कर रही है? आई थिंक उनका फिटनेस कल्चर, उनका डिसिप्लिन, उनका जो
एक स्ट्रक्चर है उनका एक स्ट्रिक्ट रिजीम है कि उन्होंने स्पोर्ट्स को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रखी है। उनमें कोई सुपरस्टार कल्चर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा ना कि आपने खुद देखा होगा कि पैट कमिंस जब 2023 वर्ल्ड कप जीता था तो उनका विजुअल आया था कि एयरपोर्ट पे वो अकेले ही ट्रैवल करे ट्रॉफी के साथ। यहाँ हिंदुस्तान में अगर आप हिंदुस्तान में अगर जीतेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मरीन ड्राइव में मिला था 2024 में। हाँ सही कह रहे हो सही बात है। तो वहाँ पे कोई सुपरस्टार कल्चर नहीं है। सुपरस्टार कल्चर ना होना या हीरो वर्शिपिंग होना ये गलत बात नहीं है, पर उसी के ही अपने दिमाग में चढ़ा देना और रिलैक्स हो जाना ये गलत है। अप्रिसिएशन जरूरी है, पर अप्रिसिएशन दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए। सही बात है। आपको WPL में छक्के चौके मारती है, आप विकेट लेती है, आपकी टीम जीतती है, आपकी फ्रेंचाइजी जीतती है, तो आपके फैंस बनते हैं, ठीक है। पर आपका मेन टेस्ट ये ICC इवेंट्स हैं। ICC इवेंट्स में आपके पास वुमेन क्रिकेट के पास कुछ नहीं है दिखाने को, तो अगली जनरेशन कहाँ से होगी? कपिल देव सर ने 1983 वर्ल्ड कप जीता तो तेंदुलकर की जनरेशन तैयार हुई। धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 में हुआ तो हार्दिक पांड्या की जनरेशन तैयार हुई। अब हमने 2024 वर्ल्ड कप जीता है T20 का, तो उसको देख के वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, अभिषेक शर्मा इंस्पायर हुए कि हम जब फ्यूचर जब वर्ल्ड कप होगा तब हम जीतेंगे। तो विमेन को भी एक स्टेप लेना पड़ेगा। समबडी हैज टू स्टार्ट कि भाई हम सिर्फ लीग के सुपरस्टार्स नहीं बनेंगे, हम कंट्री के लिए सुपरस्टार्स बनेंगे, कंट्री के लिए लॉरेल्स लाएंगे। करेक्ट। एंड आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वुमेन की मेंटल हेल्थ यानी वुमेन के जो दिमाग में प्रेशर है वो लड़कों से ज़्यादा है या बराबर है? आई थिंक वुमेन की मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है अगर हम स्पोर्ट्स से थोड़ा डिवाइड करें, क्योंकि वुमेन इज लाइक अ सुपर हीरो। हम लड़कों को ज़्यादा होता है ना कि हाँ यार मैच हार गए मतलब हाँ, एज ए क्रिकेट फैन मुझे दुख ज़्यादा हुआ है, पर अगर क्रिकेट से थोड़ा दूर हटे, वुमेन की मेंटल हेल्थ ज़्यादा टोल लेती है कि अगर आप नॉर्मल हाउसवाइफ हैं तो अपने बच्चों को भी हैंडल करिए, अपने पति को हैंडल करिए, कुछ एस्पायर भी करिए लाइफ में करने का। सोसाइटी से प्रेशर है, पर उन सबको हैंडल करना, और आजकल जो वुमेन जो आजकल अपना खुद का बिजनेस चला रही है, मैं उन्हें सुपर हीरोज मानूंगा। एंड दे शुड एंड इसी को देखकर ही हमें सोसाइटी में चेंज आना चाहिए कि वुमेन को भी एक गो फॉरवर्ड मिलना चाहिए। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल दिवाली चलने वाली है। हाँ, दिवाली आ रही है और अभी बहुत सारे मुद्दे भी हर बार आ जाते हैं कि बम नहीं फोड़ने, पटाखे नहीं फोड़ने, और बहुत से लोग आते हैं कि हाँ हमने आपको मना नहीं करा था ये करने के लिए, तो आप हमें क्यों मना कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा वैसा क्यों कर रहे हो। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या सही है, क्या दिवाली में पटाखे फोड़ने चाहिए? मुझे तो लगता है कि दिवाली में पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ने चाहिए। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली में अपने घर रोशन करिए, जो गरीब है उनको आप बुक्स दीजिए, उनको आप कपड़े दीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। दिवाली में पटाखों, कौन से हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि पटाखे फोड़ने से ही देवी देवता प्रसन्न होंगे? नहीं, कहीं नहीं लिखा। ये एक्चुअली ना एक मेंटालिटी। आपको एक बात बताऊं, हिंदू ग्रंथों में भी जो दशहरा में जो हम रावण जलाते हैं ना, वो किसी भी हिंदू ग्रंथ में नहीं है। अच्छा। जब हम देश में आज़ाद हुए थे ना, तो वहाँ तो जब पहली सरकार थी, उन्होंने ये प्रोत्साहन किया था कि दशहरे में तुम रावण को जलाओगे। उसका मैं कॉन्टेक्स्ट समझ सकता हूँ कि अंग्रेज थे, अंग्रेजों को ऐसे रावण पोर्ट्रे किया जाता है हमारे देश में, तो उनको जला दो, तो वो एक्सेप्टेबल है। आप खुद हर अक्टूबर नवंबर में हम सुनते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है पराली की वजह से या पटाखों की वजह से, फिर उस प्रदूषण को आप बढ़ाते हो वही चीज़ करके, जबकि सरकार बैन लगाती है कि पटाखों पर सेल नहीं होनी चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव सोर्स गवर्नमेंट क्यों नहीं ढूंढती, ये मेरा सवाल है। सही बात है। एंड जैसे दिवाली के लिए आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो क्या विभोर जी के कुछ अपकमिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं बुक्स को लेके जिससे तहलका मचने वाला है? तहलका इन द सेंस, हाँ, अभी मेरी एक बुक आने वाली है, आई शैल कीप योर प्रॉमिस अलाइव। वो एक लव स्टोरी है
मतलब एक माँ और बेटी की कहानी है। कैसे उन दोनों की जिंदगी में उनका पिछड़ा हुआ प्यार आता है एंड हाउ दे रीडिस्कवर लव, ये स्टोरी है। तो पहला पार्ट नवंबर में आएगा। दूसरा पार्ट एक्चुअली यूनिवर्स है, जो कबीर मीट्स कबीर मेरी बुक थी उस जैसे आप देखते हो ना LCU, जैसे आप देखते हो ना मार्वल DC, तो ऐसे ही यूनिवर्स है। जो कबीर मीट्स कबीर का जो कबीर दत्त है ना, उसका एक छोटा सा अपीयरेंस है इसमें। और जो मेन कैरेक्टर है मेरा अनुज मल्होत्रा, वो अपनी कहानी ख़त्म करके, जो सेकंड पार्ट में उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, वो कबीर दत्त की कैसे हेल्प करेगा हिज मिशन, जो है जोथा कोची में एक टेररिस्ट अटैक को रोकना। क्या कभी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में विभोर जी लव स्टोरी पे भी कुछ लिखने वाले हैं? हाँ, ये थ्रिलर नहीं है, ये रोमांटिक थ्रिलर है। और लव स्टोरी, इमोशन सब कुछ है। मेरी हर जो बुक होती है ना, उसमें इमोशनल कंटेंट, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। ये तो है, मतलब ये सच बात कह रहे हो आप, कहीं ना कहीं दिल से लिखते हो। हाँ। और वो रियल समझ के लिखते हो, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो रियल ही है, तो मतलब भले आपने कॉन्टेंटली सोचा हो, इमेजिनेशन कर, हाँ, क्योंकि इस बुक के लिए मैंने जयदीप वलावत सर का एक इंटरव्यू सुना था लर्न टॉप पे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बुक पढ़ी थी सुदेश दीपक की, जलता हुआ रथ। तो उसमें उन्होंने उस हीरो का जो कैरेक्टराइजेशन किया था ना, वो मुझे पसंद आया था। उसमें हीरो के साथ ये होता है कि वो कोमा में जाता है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से एक दिन पहले। एंड उसमें जब हीरो उठता है, तब वो राजीव गांधी के असैसिनेशन के एक दिन बाद कोमा से उठता है। तो मेरा भी हीरो ऐसा ही है कि उसे 1984 30 अक्टूबर 1984 में वो कोमा में जाता है एंड 22 मार्च 1992 में वो कोमा से उठता है। उस दौरान उसकी लव के साथ होता क्या है वो ढूंढने लगता है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जब वो किसी से मिलता है, पहले तो उन दोनों में नोकझोंक होती है, जो दो लवर्स होते हैं, विजय और रीना में नोकझोंक होती है। फिर जब उसके बारे में पता लगाता है, तो उसकी जो दर्द भरी दास्तान होती है ना, जो फीमेल लीड की, उससे वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है एंड वो बदला लेने की ठान लेता है। एंड कैसे वो एंड में रियूनियन करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि इतनी ज़्यादा सोचना पड़ता है एक बुक को लेकर, तो जो भी शख्स इस समय चाहता है अपनी खुद की बुक लिखना, उनको क्या राय देना चाहेंगे और उनके लिए क्या एक स्पेसिफिक पॉइंट्स देना चाहेंगे कि इस तरीके से बुक लिखी जा सकती है? मैं ये कहूँगा कि जो भी आपके मन में आ रहा है ना, लैपटॉप में या पेन पे, लैपटॉप या पेपर पे, आप उससे लिखिए, बेझिझक लिखिए। बस आप क्लियर रहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं और थोड़ा रिसर्च आप कीजिए। बट जैसे आप रियल लिखते हो, वो कैसे, मतलब क्या सोचना बहुत अच्छा पड़ता है उसके लिए, कैसे? मतलब रिसर्च करना पड़ता है। आपको पता है कि आपको इंडिया की हिस्ट्री तो पता है कि 84 में क्या हुआ था, 1992 में क्या हुआ था, 71 वॉर में क्या हुआ था, 65 वॉर में क्या हुआ था। एंड आपको ये भी पता है कि इंडिया के ऐतिहासिक इवेंट्स भी पता है। जैसे 2008 में 26/11 हुआ था, 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे। हाँ, ऐसे इवेंट्स तो आपको पता है। तो आप थोड़ा अगर पढ़ेंगे, आप थोड़ा अगर नेट पे सर्च करेंगे, तो नेट है क्या, नेट रिसर्च के लिए। नेट थोड़ी ना नेट का जो आज की युवा दुरुपयोग कर रही है, उससे आज हमारी युवा को बचना चाहिए। सही बात है। AI के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जैसे AI आ गया है मार्केट में, जैसे आप बताया नेट से दुरुपयोग भी हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से AI एक श्राप है या वरदान है? मुझे लगता है कि AI को अगर अपना गुलाम बना लो ना, जैसे त्रिमूर्ति मूवी में अनिल कपूर का ये डायलॉग है कि अगर हालात को गुलाम बना लो तो दुनिया मुट्ठी पे होती है। अगर हालात के गुलाम बनोगे तो गुलाम ही बनोगे। वैसे ही AI पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राइटिंग के लिए AI का यूज़ करो। राइटिंग के लिए तो AI का बिल्कुल यूज़ ना करो, वरना तो आपका दिमाग, आपका रीजनिंग कहाँ जाएगी। पर AI जो है, जो आजकल एक मार्केट में एक नया एक उभरता हुआ सितारा है फॉर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। सही बात है। AI
यू शुड बी अ मास्टर ऑफ एआई, नॉट अ स्लेव ऑफ एआई। पर ये भी है कि एआई आज से तकरीबन 20-30 साल बाद हमारी जॉब्स ले सकता है। तो आप क्रिएटिव बनिए, सही बात है, स्किल्स लीजिए अपने हाथ में। आप क्रिएटिव बनिए, जैसे आप राइटिंग करिए, आप म्यूजिक सीखिए या आप ड्रामेटिक्स करिए, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। ये मेरा एक सुझाव है। एंड आज जैसे इस पॉडकास्ट में जब मैंने शुरू में ही बताया था कि कहीं ना कहीं एक गिफ्ट मिलने वाला है सभी को, एक खुलासा इंडिया और पाकिस्तान का, जो आपको पता है और आपको हमें दर्शकों को सुनाना है। तो क्या है वो इंडिया पाकिस्तान का खुलासा? इंडिया पाकिस्तान का खुलासा ये है कि अरशद नदीम जो एक गोल्ड मेडल विनर था 2024 पेरिस ओलंपिक्स में, उसका एक ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था ना बेंगलोर में, कहीं हुआ था। तो उसमें नीरज चोपड़ा 8th पोजीशन पे आए थे और अरशद नदीम 9th पोजीशन पे आए थे। अभी कुछ देर पहले उनकी फोटो पाकिस्तानियों का क्या है कि किसी भी अगर कोई भी अच्छा आदमी अगर उनकी नसीब में आ गया, ये उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, चाहे हबीब जालिब हो या अहमद फैज हो या इमरान खान हो या अरशद नदीम हो। तो अरशद नदीम की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। अरशद नदीम एक गरीब खानदान से है जो फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मियां चुनू इन पाकिस्तान। सो गोल्ड जीतने बाद उसको पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने गाड़ी गिफ्ट की थी और उसे बंगले देने का एक क्वार्टर देने का या बंगला देने का एक वादा किया था। वो वादा पूरा नहीं हुआ। उसको वहाँ के लोगों ने एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ बिठा दिया ताकि थोड़ी जान पहचान हो। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन चलेगी, वो हर स्पोर्ट्समैन के साथ होता है। तो उनके जो कोच थे सलमान इकबाल, उनको फेडरेशन ने बैन लगा दिया फॉर पुअर शो इन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स उस पर और अरशद नदीम पर भी बैन लगा दिया उनकी एथलेटिक एसोसिएशन ने फॉर पुअर शो इन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो उनका पूरा करियर अभी डावाडोल हो गया है। आई होप कि वो कम बैक करे और अगर पाकिस्तान से अगर उन्हें खेलने का मौका ना मिले तो वो यूएई चले जाए और सिटीजनशिप ले ले, क्योंकि यूएई में एक बात है कि वहाँ पे जो शेख होते हैं ना वो सिटीजनशिप आसानी से दे देते हैं आपको। और अरशद नदीम का एक अच्छा चांस है कि वो अगले ओलंपिक्स में यूएई को रिप्रेजेंट करे इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान कभी हीरो की कदर नहीं करेगा। हीरो को हमेशा पैरों की जूती ही समझेगा। सही बात है। एंड जैसा कि अभी आपने देखा भी कि क्रिकेट मैच में हाथ नहीं मिलाया था। हाँ। इंडिया ने पाकिस्तान से बाद में डिबेट भी हुई कि बात तक नहीं करी लोगों ने। हाँ। मतलब तो ये एक करारा जवाब था कहीं ना कहीं। हाँ। इसके लिए अगर 2 लाइन में कुछ कहना चाहे तो? अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि बस पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है या मैसेज था ऑन द फील्ड कि जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, हम आपसे कोई फ्रेंडली रिश्ता नहीं रखेंगे। सही बात है। एक मैच था, मैच खेल जीत। ठीक। हाँ, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी जो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपकी सहयोगी श्वेता जी से साझा की थी। तो जिसको भी इसका पूरा आंसर चाहिए वो पुराने वाले पॉडकास्ट में जाके देख सकता है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड सर ने वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। एंड मेरा अगला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जैसे बुक्स जो होती हैं, हाँ। कहीं ना कहीं एक वे ऑफ फॉर्म जो होता है बुक लिखने का वो बहुत ही अलग होता है। हाँ। तो उसके बारे में कुछ अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप कि बुक्स कैसे बेटर तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे आपने कई बुक लिखी हैं, एंड ट्रिक्स क्या कह सकते हैं, उसकी ट्रिक्स क्या हो सकती है शॉर्ट्स में? ट्रिक्स ये है कि अपनी लैंग्वेज थोड़ी ठीक करो एंड थोड़ा ग्रामर पे फोकस करो आप, और एडिटिंग करो। एडिटिंग इज द सोल ऑफ अ बुक राइटिंग। आपकी अगर एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका बुक वेस्ट जाएगा। और आपको बुक लिखने के बाद आपको अच्छा मार्केट करना आना चाहिए। मतलब आपको अगर अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं है तो आप दूसरों को रियलाइज़ नहीं करा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना प्यारा है, वैल्यूबल है। एंड कुछ बुक्स अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहो, रिकमेंड करना चाहो, जिन्हें वो पढ़ के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हैं? वैसे तो मैंने इतनी बुक्स पढ़ी नहीं है, पर मैं एक और बुक का
आज खुलासा करूं, चंदौसी जंक्शन। ये बुक इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम 1940 टू 1982। मतलब अगर आप 9 से 14 साल की उम्र के हैं या आप थोड़े बुजुर्ग हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रोफेसर शंकर साय ने लिखी है एंड आप इस बुक को अमेज़न से खरीद सकते हैं। ये बुक दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ऑनगोइंग वेस्ट इंडीज़ के मैच चल रहे हैं, तो प्रदर्शन तो खैर अच्छा करे चाहे बुरा, वो तो आप बेटर जानेंगे। आपके हिसाब से कैसा प्रदर्शन कर रही है वेस्ट इंडीज़? जब वेस्ट इंडीज़ आई थी मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ को क्रिकेट पे एक मजाक है। मतलब वेस्ट इंडीज़ को क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए एंड वेस्ट इंडीज़ को एक बैन कर देना चाहिए बिकॉज वेस्ट इंडीज़ में वो वाली वेस्ट इंडीज़ नहीं है जो हमने 2004 तक देखी है, जिसमें ब्रायन लारा होते थे, चंद्र पॉल होते थे, सारवान होते थे, क्रिस गेल होते थे। ये वेस्ट इंडीज़ वो वेस्ट इंडीज़ नहीं, ये वेस्ट इंडीज़ लीग की बुक की थी। पर आज जो परफॉर्मेंस देखी है ना दो दिन में, मेरा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये लोग आज हारेंगे पर इन्होंने भी सीख लिए कि हाउ टू स्टे ऑन द फील्ड फॉर मोर दैन 20 ओवर्स। मतलब इन्होंने पिछले टेस्ट मैच तकरीबन 60 ओवर की बैटिंग की थी। इस टेस्ट मैच में ये लोग 184-190 ओवर की बैटिंग कर चुके हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। एंड कमिंग बैक टू इंडिया, तो शुभमन गिल आज मुझे क्लूलेस कप्तान दिखे जो बॉलिंग चेंजेस समझ नहीं पाए। उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स में थोड़ा 19-20 हो गया। एक्चुअली आप खुद जानते हैं कि शुभमन गिल के लिए कैप्टनसी वाज नॉट द टाइम फॉर शुभमन गिल टू बिकम अ कैप्टन बिकॉज कैप्टनसी के और भी दावेदार थे। आप जडेजा को कैप्टन बना सकते थे, वो भी रिटायर होने के वक्त अपने साथ जाते थी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इंडिया। तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाते और कोई कैप्टन होता है जैसे ऋषभ पंत होते या रविंद्र जडेजा होते, उनके अंडर शुभमन गिल सीखते। पर मुझे पता नहीं कि सेलेक्टर्स और कोच का क्या विजन है, वो एक लॉन्ग टर्म कप्तान देख रहे हैं या गिल को ये एक पोस्टर बॉय बना रहे हैं जो, और गौतम गंभीर कोच ने ही खुद कहा था कि मैं सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ हूँ। तो सुपरस्टार कल्चर ये नहीं है तो और क्या है? सही बात है। अभी ओडीआईएस में भी गिल कप्तान है, रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और विराट कोहली के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। तो हमारी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि ये पॉलिटिक्स थोड़ी बंद करे और गिल को बस समझाए कि यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव कैप्टन एट ऑल द टाइम्स। सही बात है। ये तो चलो वेस्ट इंडीज थी, आप 120 चेज कर लोगे, पर अगर कोई बड़ी टीम आई तब कोई लैप्सेस हुए तब कम बैक करना मुश्किल होगा। सही बात है। सर आखिर में मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेता हूँ। हाँ। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है अपने हिसाब से। हाँ। तो विभोर जी आपकी तरफ से आपका फेवरेट कैप्टन कौन है? विराट कोहली, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट को उसने पूरा जिंदा कर दिया है एंड उसकी जो एग्रेशन है ना, हमें उस एग्रेशन की बहुत सालों से ज़रूरत थी। हम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे या इंग्लैंड जाते थे, वो हम पर नस्ली टिप्पणी करते थे या हम पर ऐसा दबाव डालते थे ताकि हम मेंटली ब्लॉक हो जाए। तो विराट कोहली इज़ द राइट गाय जिन्होंने ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिशमैन को उनकी भाषा में जवाब दिया अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। सही बात है। एंड फेवरेट बॉलर कौन है आपका? अभी तो जसप्रीत बुमराह है। मेरा फेवरेट बॉलर इंडियन टीम में से तो ज़हीर खान है। ज़हीर खान मेरा ऑल टाइम फेवरेट बॉलर है। ओके। फेवरेट बैट्समैन? तेंदुलकर। ऑल टाइम। अगर क्योंकि अगर इराज की बात करो ना तो तेंदुलकर का इरा बहुत मुश्किल था। तेंदुलकर की ने हैज़ प्लेड वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर। विराट कोहली भी अच्छे बॉलर्स खेले पर वसीम, वकार, शोएब का लेवल ही कुछ और था। हाँ, उस टाइम तो वो तो और मगरा का भी लेवल कुछ और था। सही बात। साउथ अफ्रीका से थे, शॉन पुलक था।
तो लांस क्रूसो में भी था। तो तेंदुलकर हैज प्लेड some of the finest bowlers of the creating generation, creating world. So Sachin Tendulkar मेरा all time favorite है। And favorite wicket keeper? Favorite wicket keeper I would say MS Dhoni। कूल कैप्टन भी कहते हैं। कूल कैप्टन भी कह सकते हैं, और फिनिशर बहुत अच्छे थे। हेलीकॉप्टर शॉट उनके नाम से ही जाना जाता है। तो बहुत अच्छा लगा विभोर जी आपसे बात करके, एंड टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एंड आखिर में अगर आप हमारी दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो? मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुष जी और उनकी टीम बहुत अच्छा पॉडकास्ट करती है, आप उनको सुनते जाइए और अपनी कहानियाँ इनके साथ लाई, क्योंकि मेरी तो मतलब मैं तो एक बहुत ही आम सा इंसान था जो एक राइटर बना, फिर उसे पॉडकास्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर इन्होंने बहुत मदद की मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप अपनी कहानी लाइए, आप मेहनत करिए, क्या चाहे आयुष जी आपका इंटरव्यू ले किसी बड़े मंच पर। एंड ये एक बहुत सही बात बोली सर ने, एंड सबसे अच्छी बात कि सर डिज़र्व करते हैं। एंड आज सर को बहुत लोग बुलाते हैं, FM रेडियो में बुलाया जाता है, बड़े बड़े शोज़ में बुलाया जाता है पॉडकास्ट के लिए, एंड सर हमारे लिए फिर भी टाइम निकाल के आते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अ शो अगेन एंड अगेन सर, एंड विल डू डेफिनेटली बहुत सारे शोज़, एंड बहुत अच्छे लेवल पे जाना है। एंड अगर आपको भी विभोर सर से मिलना है और विभोर सर को बुलाना है अपने शो में, तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे आप विभोर सर से कनेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये विभोर सर आपसे बात करेंगे जैसे ही वो फ्री होते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ गए हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर करिएगा इस पॉडकास्ट को। एंड बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए होंगे, एंड इस थंबनेल में भी लिखेंगे हम इंडिया पाकिस्तान का खुलासा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विभोर सर, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए शुक्रिया।